हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ ओम प्रकाश, टीचर यूपीएस अपर चिल्ला। तो आज हम 8th की जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 2 को कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स, यानी हमारी ज़मीन की गिरावट किस तरह से आ रही है, किस तरह से हमारी ज़मीन ख़राब हो रही है और इसको बचाने के तरीके क्या क्या हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम कल के चैप्टर को थोड़ा रिकैप्चुलेट करेंगे। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने सॉइल के बारे में पढ़ा था कि मतलब मिट्टी क्या होती है। तो मिट्टी वही थी, द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। यानी मिट्टी के बारे में पढ़ा था, उसकी छोटी पतली तह होती है जिसको हम नीचे से मुट्ठी में उठा सकते हैं। वो बारीक होती है और साथ में वो एक बारीक शक्ल में, नरम शक्ल में मौजूद होती है। तो साथ में साथ उसके फैक्टर्स पढ़े थे कि उसके फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन में, मिट्टी बनती कैसे है। तो उसमें एक पेरेंट रॉक था, क्लाइमेट एक फैक्टर था, रिलीफ एक फैक्टर था, फ्लोरा फाना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक फैक्टर था और टाइम एक फैक्टर था। यानी ये 5 फैक्टर पढ़े थे: पेरेंट रॉक, क्लाइमेट, रिलीफ, फाना फ्लोरा एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और टाइम। तो आज हम इसके आगे बढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल कि जो सॉइल की डिग्रेडेशन होती है वो किन वजहों से होती है या कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारी सॉइल डिग्रेडेशन होती है। तो यहाँ पर एक छोटा सा पिक्चर दिख रही है सॉइल डिग्रेडेशन। देखो कितने फैक्टर हैं: डिफॉरेस्टेशन है, रेन वॉश है, लैंडस्लाइड है, फ्लड्स है, ओवर ग्रेजिंग है, ओवर यूज़ ऑफ केमिकल्स, फर्टिलाइज़र्स है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारी ज़मीन ख़राब हो रही है। तो सबसे पहले इसमें डिफॉरेस्टेशन की बात करेंगे। डिफॉरेस्टेशन में क्या हो रहा है? हम जंगलों को काट रहे हैं, अपनी एग्रीकल्चर को बढ़ा रहे हैं, अपने मकान बनाने के लिए जंगलात काट रहे हैं और उसमें नए नए मकान बना रहे हैं या कोई रोड्स बना रहे हैं या फिर साथ साथ फैक्ट्रीज़ बना रहे हैं। तो उसके लिए हम जंगलों की कटाई कर रहे हैं और आगे हम इन चीज़ों की तरफ, मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा ख़तरा है। हमारे जो ज़मीन है उसकी क्वालिटी कम हो रही है, हमारी ज़मीन ज़ाया हो रही है। तो इसलिए हमारी ज़मीन की क्वालिटी कम हो रही है। उसके बाद दूसरे नंबर हम बात करेंगे ओवर यूज़ ऑफ केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइज़र्स। हम अपनी ज़मीनों में खादों का और इन दवाइयों का उतना इस्तेमाल करते हैं जितना ज़रूरी नहीं होता। उसकी वजह से हमारी ज़मीन की जो गिरावट आ जाती है, यानी हमारी जो ज़मीन की क्वालिटी है वो कम हो जाती है। तो कम होने की वजह से हमारी ज़मीन डिग्रेड हो गई। तो इस तरह से हमें जितना यूज़ करना होता है हमें उतना करना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर देते हैं। जैसे हमें कोई केमिकल चाहिए 2 ग्राम, तो हम वहाँ पर उसकी क्वांटिटी नहीं देखते हैं कि हमें कितना डालना है। हम उसमें ओपनली स्प्रे करते हैं किसी भी चीज़ की, जबकि वो उतनी ज़रूरी नहीं होती है। या जब हम फर्टिलाइज़र देते हैं तो हमें अगर उनको किसी जो एग्रीकल्चर जेईज़ होते हैं उनको पूछना चाहिए कि हमें कितना फर्टिलाइज़र एक क्रॉप को देना चाहिए। तो हम उसमें खुले में पूरे खेत में डाल देते हैं, यानी पूरे खेत में खाद डालते हैं, जिसकी वजह से जब बारिश होती है तो वो पानी बह जाता है। तो वो मिट्टी का जो ऊपरी सतह होती है यानी सॉइल वो बह जाती है। तो इसकी वजह से अंदर से हमारी सिर्फ मिट्टी वाली ज़मीन, पथरीली ज़मीन बचती है। तो ये बहुत ख़तरनाक है। फिर उसके बाद ओवर ग्रेजिंग की बात करेंगे। तो ओवर ग्रेजिंग भी उसी तरह से हमारे लिए नुकसानदेह है कि ओवर ग्रेजिंग यानी मवेशी हम चराने के लिए जंगल ले जाते हैं, बड़ी बड़े फील्ड होते हैं जो घास के, वहाँ ले जाते हैं। लेकिन हमें कम से कम उसमें उतना ध्यान रखना चाहिए कि
इतना ज़्यादा घास ना चार लिया जाए कि जिससे हमारी ज़मीन बहना शुरू हो जाए, यानी कम से कम जो घास है वो जड़ से नहीं उखड़ना चाहिए। तो वो कम से कम जितनी ज़रूरत है उतना ही, यानी ऊपर से अगर घास को खा लिया जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जड़ से वो उखाड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो कई बार होता है कि जब पहाड़ी नीली होती है लेकिन उस पर माल इतना ज़्यादा चरता है, यानी मवेशी उतना ज़्यादा उसको चर लेते हैं कि उसका जो रंग है वो लाल हो जाता है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद रेन वाश, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तूफ़ान आते हैं जब, तो ऊपर से मिट्टी पूरी ढलान में मिट्टी बह जाती है। तो ये भी एक वजह है कि हमारी साइल जो है वो डिग्रेडेशन के शिकार हो रही है। तो उसके लिए हमें प्लांटेशन ही करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद लैंडस्लाइड, पस्सियाँ जब आती हैं, यानी लैंडस्लाइड, किसी भी जगह का जब अंदरूनी प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है या किसी भी वजह से, या वहाँ हम प्लांटेशन ख़त्म कर देते हैं, पौधे को काट देते हैं या वगैरह वगैरह, तो उसकी वजह से जो ज़मीन होती है वो अर्थक्वेक की वजह से या वोल्केनोज़ की वजह से वो जब ज़मीन शेक होती है या उसमें जब वाइब्रेशन होती है तो उसकी वजह से वो मिट्टी अपने आप को संभाल नहीं पाती है और वो वहाँ से रॉक्स और मिट्टी वगैरह वो बह जाती है, काफ़ी नुकसान होता है, लोगों के घर चले जाते हैं। तो उसकी वजह से हमारी मिट्टी बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, डिग्रेडेशन हो जाती है मिट्टी की। उसके बाद फ्लड्स, तो फ्लड्स भी हम जंगलों को काट रहे हैं, तो उसकी वजह से ये कुछ जो नेचुरल बैलेंस है हमारे इन्वायरमेंट में, जो एक बैलेंस बना हुआ है वो बैलेंस ख़राब हो चुका है। तो जिसकी वजह से जहाँ बारिश होती है वो बहुत ज़्यादा वो फ्लड की शक्ल अख्तियार कर लेती है, वो हर जगह इतनी तेज़ी से आती है, एक बारिश भी फ्लड की शक्ल में बना देती है। ये एक नेचुरल इम्बैलेंस होने की वजह से ऐसा हो रहा है हमारे, उसकी वजह से हमारी मिट्टी वहाँ से बहकर कहीं और चली जाती है। तो इसलिए हमें ऐसा ये सारी बातें प्लांटेशन के ही इर्द गिर्द घूमती हैं कि हम जितना प्लांटेशन करेंगे तो उतना ज़्यादा हमें फ़ायदा है, फिर ना फ्लड आएगा, ना लैंडस्लाइड आएगी, ना रेन वाश होगा। तो इस तरह से हमें अपनी ज़मीन को, अपनी सॉइल को हमें हर तरह से बचाना चाहिए। तो इसके बाद बात करेंगे कंजर्वेशन मेथड्स क्या हैं हमारे, हम मिट्टी को कैसे बचा सकते हैं, यानी सॉइल को कैसे बचा सकते हैं। तो इसमें एक मेथड है मल्चिंग, मिट्टी को बचाने का एक मेथड मल्चिंग है। तो मल्चिंग क्या होता है कि जब हम खेती बाड़ी करते हैं या खेती बाड़ी की जाती है तो उसमें एक प्रोसेस मल्चिंग है जिसकी वजह से हम मिट्टी को बहने से बचा सकते हैं। तो ये किस तरीके का फंक्शन है कि जैसे हम खेत लगाते हैं, खेत में छोटी छोटी रोज़ लगाते हैं, रोज़ में बीज बोने होते हैं, तो उसमें उसके ऊपर यानी रोज़ के ऊपर घास फूस डाल देते हैं। उन घास फूस डालने से एक तो नमी जो है वो उसी में रह जाती है, रुक जाती है, वो नमी काफ़ी देर तक काम करती है, जब तक वो पौधे बाहर नहीं निकलते हैं और बड़े नहीं होते तब तक वो काम करती है। जब हम बीज बोते हैं, रोज़ लगाते हैं, रोज़ में बीज बोते हैं, तो बीज बोने के बाद जब तक वो बीज ऊपर नहीं निकलता तब तक उसे बहुत ज़्यादा खतरा होता है कि जब भी ज़ोर की बारिश होगी तो वो उसमें जो बीज है वो नहीं निकल पाएगा, यानी या मिट्टी सख्त हो जाएगी या मिट्टी उड़ जाएगी। तो इस तरीके से ये घास फूस ऊपर डाला जाता है कि नमी उसमें पकड़ी रहे और ऊपर से जो बारिश पड़े वो डायरेक्टली मिट्टी पर नहीं पड़े, सॉइल पर नहीं पड़े, और जो बीज है वो उसका अंकुर फूट जाए और वो एकदम बाहर निकल जाए। तो ये कभी कभी हम आजकल के मशीनी युग में यानी कभी कभी इसको प्लास्टिक शीट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हमारे जो स्ट्रॉ वगैरह होता है ये घास फूस उसी का इस्तेमाल होता है। तो उसके बाद कंटूर बैरियर। अब कंटूर बैरियर क्या होता है कि जब हम एक पहाड़ की बात करते हैं ऐसे, अब पहाड़ पे अगर ऊपर ऐसे तो सीधा बारिश आएगी तो सीधा नीचे बहेगा, तो कंटूर बैरियर है एक तरह से, वो पूरी पहाड़ी को ऐसे ऐसे किया जाता है कंटूर बैरियर, और वहाँ पर यानी एक इसकी शक्ल में एक बैरियर बनाए जाते हैं। तो बैरियर पत्थर, घास और मिट्टी तीनों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे डैम की शक्ल में, यानी थोड़ा थोड़ा
ताकि उस पर आराम से खेती हो सके। तो इसलिए वो यानी पत्थर का, घास का और मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उसमें एक इस शक्ल का एक बैरियर बन जाए, वो कंटूर बैरियर है। सो द रॉक डैम। अब रॉक डैम के बारे में बात करेंगे। अब जैसे हम चाहे प्लेन एरियाज़ की बात करें, चाहे कहीं की बात करें, तो जब बारिश होती है तो वो पानी बहना शुरू होता है। तो पानी बहते 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 वहाँ एक जो जगह है वो काफ़ी डाउन हो जाती है। तो उसकी मिट्टी उधर ही रोकने के लिए पत्थरों का एक डैम बनाया जाता है, यानी पत्थरों की कुछ रोज़ लगाई जाती हैं ऐसे ऊपर, ताकि पानी जो है वो बहेगा लेकिन मिट्टी है वो उसमें ही रुक जाएगी। तो इस तरह से वो रॉक डैम जो है वो हर जगह हमारी मदद करता है, मिट्टी बहने से बचाता है। फिर टेरेस फार्मिंग। तो टेरेस फार्मिंग क्या होती है? अब टेरेस फार्मिंग, अब हमारे पहाड़ी एरिया में अब यहाँ हमारे, आप शहर की बात नहीं करेंगे या किसी सिटीज़ या किसी और जगह की बात नहीं करेंगे, प्लेन एरिया की बात नहीं करेंगे, जो गांव की बात करेंगे। इसमें टेरेस फार्मिंग में यानी यहाँ पर जितने भी खेत होते हैं वो एक सीढ़ी की शक्ल में होते हैं, यानी जिस तरह सीढ़ी होती है तो उसी तरह से वो टेरेस फार्मिंग है, क्योंकि उनको खेतों को बनाया जाता है ताकि वो प्लेन हो जाए और ऊपर से पानी का बहाव है जो वो रुक जाए। यानी ऊपर से जब पहाड़ी से नीचे पानी आएगा सीधा, तो सीधा नीचे नहीं बहेगा, क्योंकि उसमें खेती नहीं हो सकती है, वो तो बहुत मुश्किल है। उसी लिए ऐसे स्टेप्स बनाए जाते हैं। ऐसे उन स्टेप्स में क्या होता है, वो स्टेप्स प्लेन होते हैं और उनमें आराम से खेती की जा सकती है। और साथ ही साथ यानी ज़मीन नहीं बहती है, उसका ज़मीन का जो बहाव है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और वो पानी उसी में रुक जाता है और वहाँ से एक नथारने की शक्ल में नीचे निकलता है और हमारी मिट्टी बहने से बच जाती है। तो वो है टेरेस फार्मिंग। उसके बाद इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग ये खेती हर जगह नहीं होती है, लेकिन अगर की जाए तो बहुत अच्छी होती है। जैसे अब किसी चीज़ की खेती की जाती है, बीच में रोज़ लगाई जाती हैं। मान लो ये एक फील्ड है, इसमें जो एक रोज़ एक फसल की लगाई है, दूसरी फसल की लगाई है, तीसरी फसल की लगाई है। अब वो हर फसल तो नहीं हो सकती, लेकिन कुछ फसलें ऐसी होती हैं कि उनको नीचे से ऊपर लिया जाता है। जैसे हम कोई खीरे की बात करेंगे, हम खीरा लगाते हैं तो खीरे की जो बेल है वो ऊपर चली जाएगी, इधर से भी चली जाएगी, इधर से भी चली जाएगी। अब इसके जो बीच में जो जगह खाली है, तो अगर एक रो इधर खीरे की लगाई है, एक रो इधर खीरे की लगाई है और खीरा को हमने ऊपर ले लिया है, उसको एक किसी चीज़ पर चढ़ा दिया है, तो अब जो बीच में जो जगह खाली है यहाँ पर हम इसको बीन्स उगा सकते हैं। छोटी छोटी जो बीन्स होती हैं जो 2 फुट के अंदर हो सकती है, तो वो हम लगा सकते हैं, या और जैसे टमाटो लगा सकते हैं। तो इस तरह से यानी बहुत सी ये एक बहुत अच्छा तरीका है इंटरक्रॉपिंग करने का, कि बीच में जो जगह खाली होती है उसको एक तो वेस्टेज से बचाया जा सकता है, और दूसरा नंबर जैसे बारिश होगी या वगैरह वगैरह, तो वो पौधे वहाँ पर उस ज़मीन को पकड़ने का काम करते हैं। उसके बाद कंटूर प्लफिंग। तो कंटूर प्लफिंग ये जैसे अभी हमने कंटूर बैरियर के बारे में पढ़ा था कि पानी डायरेक्ट ऊपर से नीचे बहता है, तो वहाँ बैरियर बनाए जाते हैं। तो अब वो बैरियर बनाने के बाद हम उस पर प्लफिंग करते हैं, या बनाने को तो हमने यानी खेत बना दिया है, तो कंटूर प्लफिंग उसके ऊपर हम करते हैं, क्योंकि जब बारिश होती है तो पानी सीधा पहाड़ी से नीचे स्लोप में आता है। तो इसलिए अगर हमने कंटूर बनाए होते हैं तो उन कंटूर को बनाने का फ़ायदा यही है कि ऊपर से पानी आएगा। जैसे ये पहाड़ है, तो ऐसे ऐसे हमने गोल 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 बना दिए हैं, चारों तरफ से फील्ड बना दिए हैं, इसको ऐसे पूरे सर्कल में घुमा दिया पहाड़ के चारों तरफ से। तो अब पहाड़ से जो पानी जाएगा वो पहले उसमें खेत में जाएगा, यानी उस जो हमने कंटूर बनाया है उसमें जाएगा, तो उसके अंदर से होकर दूसरे कंटूर में जाएगा, यानी वो ऐसे सीधा नीचे नहीं बहेगा। तो इसलिए ये कंटूर प्लफिंग है गांव में बहुत ज़्यादा काम करती है।
या पहाड़ी इलाकों में बहुत ज़्यादा कंटूर प्लफिंग ही होती है। उसके बाद शेल्टर बेल्ट्स। अब शेल्टर बेल्ट क्या होता है, जैसे ये हमारा खेत है, चारों तरफ से मान लो ये खेत है। अब जब हवाएं आती हैं तो ये तो खैर इधर पहाड़ी इलाकों में नहीं होता है, लेकिन कहीं कहीं हो भी सकता है। ये तो ज़्यादा प्लेन इलाकों में होता है कि जैसे ये फील्ड है, चारों तरफ से जब यहाँ पर फसल तैयार है, हो सकता है इतनी तेज़ हवाएं आएंगी, यहाँ भी आती हैं, तो वो फसल, लगी हुई फसल बर्बाद हो जाती है। वो एक साइड हवा चलने के कारण पूरी की पूरी फसल बैठ जाती है। तो वो बैठने से पूरी फसल खराब हो जाती है, सड़ जाती है, गल जाती है। इसी तरह से उस फील्ड के चारों तरफ पौधे लगाए जाते हैं। जैसे ये फील्ड है मान लो, तो चारों तरफ उसके पौधे लगा देंगे ताकि जब भी हवा आएगी वो उन पौधों से टकराएगी। जैसे हम कीकर के दरख्त लगाते हैं या कोई एक जिसको हम किसी भी चीज़ का जो भी हम यूज़ करते हैं, लेकिन कम से कम उनकी हाइट थोड़ी ज़्यादा होती है, 20-25 फुट से ज़्यादा होती है, ताकि उनके साथ हवाएं टकराएंगी तो हमारे फील्ड के अंदर यानी जो फसल लगी है उसको बर्बाद करने से, वो बर्बाद होने से बच जाएगी। हवाएं बाहर टकराएंगी दरख्तों के साथ और वो अंदर जो हमारी फसल है, हमारी जो प्लांटेशन है, उसको कोई नुकसान नहीं होगा। तो इसलिए एज ए चेक हमने अपने फील्डों के चारों तरफ जो बड़े बड़े दरख्त लगाए जाते हैं वो इसलिए लगाए जाते हैं ताकि हमारी जो मिट्टी है वो उड़ने से भी बचेगी और दूसरा नंबर हमारी फसल गिरने से बचेगी, बर्बाद होने से बचेगी। तो इस तरीके से आपने पढ़े हैं। ये थे कुछ मेथड हमारी मिट्टी को बचाने के, यानी हम किस किस तरीके से अपनी मिट्टी को बचाने के लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाते हैं ताकि हमारी फसल है वो भी हो जाए और साथ में साथ हमारी मिट्टी जो है वो ज़ाया नहीं हो, उसको हर तरीके से कंज़र्व किया जाए। तो कल ये वाला हमारा जो सॉइल का टॉपिक था ये ख़त्म हो चुका है। कल हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।